नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता हुए स्वरूपों के मामले के साथ। सर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन 328 लापता हुए स्वरूपों के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया गया है। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पंजाब की जो राजनीति है वो धर्म और राजनीति दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं करके देखा, विशेष रूप से अकालियों की। तो ये एक मुद्दा तो पहला यही है, क्योंकि सतिंदर कोहली सुखबीर बादल के नजदीकी माने जाते हैं और उन्हीं कारण कह सकता हूं कि उन्हीं के कारण इनको 2009 में सतिंदर कोहली एंड एसोसिएट को एसईपीसी का ऑडिट करने का जिम्मेदारी सौंपी गई। उसमें मुख्य काम क्या था कि एक तो हर प्रिंटिंग प्रेस जहां पे लगी है उसकी ऑडिट करना, खातों का कंप्यूटराइजेशन करना, ऑनलाइन अपडेट करना। तो इस तरह 3-4 काम मेरे थे और उनको 3.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से जिम्मेदारी दी कि भाई 3.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे और आप ये काम करेंगे। 2014 तक आते आते इन पर आरोप लगे कि ये काम ठीक नहीं कर रहे और इनकी लापरवाही से कर रहे हैं इनका। तो उस समय इनके टर्मिनेट कर दी सर्विस कुछ देर के लिए, लेकिन फिर बहाली हो गई। और उसके बीच में अकाल तख्त द्वारा एक कमेटी बनाई गई ताकि इनके जो काम किए जा रहे हैं या कितने हैं, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि इन्होंने बड़ी लापरवाही की है, उसी के कारण ये 328 पवित्र स्वरूपों का जो है लापता होने की और बेद होने की आशंका जताई जा रही है। अब जब ये बात आ गई तो उसी समय फिर 2020 की इनकी सर्विस फिर टर्मिनेट कर दी कि इनको खत्म कर दिया। और एसईपीसी ने जो एक कंप्लेंट भी करी, एक पूर्व जत्थेदार ने करी एसईपीसी ने कि इनके खिलाफ, और फिर ऐसी कमेटी ने भी करी कि इनको 10 करोड़ रुपया जो करीबन दिया गया उसमें से 7.5 करोड़ रुपया हमें वापस दिया कि उन्होंने काम पूरा किया ही नहीं मधुर में। पर उस पर किसी में भी कोई एक्शन या जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कुछ नहीं हुआ, ना रिकवरी हुई ना कोई एक्शन। अब मान सरकार ने ये एक्शन लिया और सतिंदर कोहली 6 दिन के बाद पुलिस रिमांड पे भी है और उनके दस्तावेज भी उन्होंने किए हैं। तो मैं ये इसको इस तरह देखता हूँ कि ये 2026 शुरू हो गया, 27 फरवरी में इलेक्शन है, एक साल में ये जो मुद्दा है पूरा करवाएगा। और इस मुद्दे के गरमाने का मतलब ये है कि एक तो धार्मिक भावनाएं जो हैं सिख मतदाता की, उससे साथ जुड़ा ये मुद्दा, वो प्रभावित होगी। दूसरा राजनीति है, ये सुखबीर बादल को और अकाली दल बादल को प्रभावित करने जा रहा है। एसईपीसी आज भी कह रही है कि सरकार दखल न दे, सरकार को दखल देना पड़ेगा। जब एफआईआर दर्ज हो गई 2020 में, उस समय मान सरकार नहीं थी, एफआईआर आपने भी दर्ज कराई है, पूर्व जत्थेदार ने भी कराई है। तो मान सरकार ने तो उस एफआईआर पर जो उसकी सरकार आने से पहले हुई है, मान सरकार ने कोई नहीं तो की नहीं। अब तो ये बनता था कि ये उस अगर मान सरकार ने कदम लिया तो उसको अप्रिशिएट करते या उसका सहयोग करते, हाँ ये हमने कराई हुई है, हमारी तरफ से अगर कोई चीज चाहिए तो हम देने को तैयार है। तो बनता तो ये था। लेकिन अब इसका राजनीतिक, ये तो कानूनी पहलू में बना, राजनीतिक पहलू ये है कि मान सरकार की जो स्थिति बनेगी इस केस में लेकर, अगर सतिंदर कोहली कोई नाम लेता है कि किसके दबाव में मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये किस किया, तो वो नाम अकाली दल में से किसी नेता का आएगा, बड़े का है, छोटे का है, किसी का भी आए। जब वो अकाली दल इस मुद्दे पे कॉर्नर हो जाता है, जैसे वो उसको स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं रहता, तो उसका एक तो हो गया कि 2027 के चुनाव में सिख मतदाता के बीच में वो उस पर एक धब्बा लगा कि इसने किया, तो वो क्या। दूसरा पहलू ये भी है कि आजकल जो चर्चा चलती है कि अकाली बीजेपी गठबंधन,
तो बीजेपी के भी हाथ बन जाएंगे कि अब ये तो धब्बा लग गया, इस वक्त नेता पे लग गए या पार्टी पे लगे या एसडीपी किसी पे भी लगे, जत्थेदार किसी पे लग गए, तो जब वो गठबंधन वाली स्थिति भी रुकेगी तो उसका राजनीतिक लाभ फिर किसको, सत्ता पार्टी को जगह, क्योंकि ये गठबंधन बने तो स्थिति और होती है, गठबंधन नहीं बनता तो स्थिति और होती है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि ये धर्म और राजनीति का दोनों का एक, जैसे गठबंधन वाली बात होती है ना, वो दोनों के कारण ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब, क्योंकि संवेदनशील तो है ये, पावन ग्रंथों को लेकर अगर आप इतनी लापरवाही कोई नहीं बर्दाश्त करता। एक बेअदबी के मामले में पीछे सरकार चली गई थी और ये 328 की लापता पावन, तो इसको डाइजेस्ट करना अपने आप में कि हाँ लापरवाही तो भूल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है इसे। तो ये एक धार्मिक और राजनीतिक दोनों का मिक्सचर है। तो ये आने वाले 2027 में एक मुख्य मुद्दा बनने की मुझे उम्मीद है, और ये अकाली और बीजेपी की राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है, और साधारण मतदाता को भी उसके भावनाओं को कैसे वो उसको एक सरकार की कार्रवाई के हैं या बयानबाजी नेताओं की, क्योंकि इसमें मुद्दे पे कांग्रेस भी बोलेगी, दूसरे बुद्धिजीवी भी बोलेंगे, तो ये आने वाले 2-3 महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये एक, मेरे आज के अंदाजे में ये कह सकता हूँ कि ये मुद्दा चुनाव पंजाब के विधानसभा को 27 में होने वाले उनको प्रभावित करने जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे शहर इंदौर की। सर, कई सालों से देश के सबसे साफ शहर का तमगा बरकरार रखने वाला शहर इंदौर इस समय दूषित पानी और उससे होने वाली मौतों की वजह से चर्चाओं में है। तो आप इस दुखदायक घटनाक्रम के बारे में क्या कहेंगे? एक पंक्ति में मैं बोलना हो तो ये विंडो ड्रेसिंग है, जो 5 साल या 6 साल बोले जिस लोग, शहर के लोग और अधिकारी सिर्फ इस बात पे लगे रहे कि हमारी जो स्वच्छ छवि एक नंबर के इंडिया में बनी है वो बनी रहे। किसी ने बुनियादी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, वो नर्मदा नदी से पाइप आती थी स्वच्छ जल की, जो शहर को भगीरथी जो एरिया था उस क्षेत्र में जाती थी। कितनी लापरवाही के अधिकारियों की लापरवाही, सरकार की, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है कि उसके ऊपर ही उन्होंने सीवरेज बना दिया, सीवरेज की सारी पाइप बिछा दी। सीवरेज की जो पाइप लीक होते अल्टीमेटली वो जो स्वच्छ जल की पाइप थी उसमें, क्योंकि वो भी पुरानी थी, किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि वो भी तो खराब होगी, इतने सालों की चली जा रही है, उसका क्या वो मिक्सर हो गया। और जब 1.5 साल से लोगों ने शोर डालना शुरू किया उस क्षेत्र के कि यहाँ पे पानी स्वच्छ नहीं आ रहा, अल्टीमेटली ये पता ही नहीं चल रहा था कि स्वच्छ कौन सा और दूसरा कौन सा, इतनी मिक्सिंग होगी पानी के बीच में। और इसके दर्दना देखिए, उस 15 लोग तो दर्जन भर से ज्यादा संख्या पे हो रही है, किंतु पर 12 से 15 के बीच में मौत हो चुकी है, 15 से के करीब प्रभावित है, पीड़ित है, 200-250-300 तो अस्पतालों में एडमिट हुए हैं इलाज के लिए कि गंभीर स्थिति में है। तो उसके बावजूद भी सरकार ने अब जाकर निलंबित किया, निलंबित कोई सजा नहीं है, कोई ट्रांसफर की है, वो निलंबित की है। एक इसमें आया है कि एक 6 महीने का बच्चा जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु कैसे होगी कि माँ का दूध तो लेते था, पर जो दूसरा दूध देते हैं उसमें पानी मिक्स थोड़ा सा करते हैं। वो पानी मिक्स करके 6 महीने का पता ही नहीं चला कि पानी मिक्स करके बच्चा 6 महीने में, और उसकी नानी बोलती उसको मुआवजा होगा, मैं मुआवजा क्या लूं, मैंने मनते मान के मेरे बच्ची के बेटा हुआ, तो वो 6 महीने का वो सरकार की लापरवाही के कारण चला गया। और उससे भी दुखदायी बात यह है कि वहाँ के जो मिनिस्टर जिसके क्षेत्र में पड़ता है नगर विकास के, जो विजय वर्गीस है, उनसे जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा कि ये लापरवाही, ये तो ऐसे डेथ है, तो उन्होंने पहले तो बोला ये फुटकल या जो ऐसे फजूल के सवाल मेरे से ना पूछो, बाद में उन्होंने खेद किया। और मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार, विशेष रूप से जो इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या अथॉरिटी के अधिकारी थे, ये एक ऐसा मुद्दा सामने आया, और इसका कारण मैं ये इंदौर नहीं मैं सकता, मैं कहता हूँ जितने देश के बड़े कॉर्पोरेट सिटीज हैं उनके ऊपर बढ़ती आबादी के कारण जो बेसिक बुनियाद है उनमें सुविधा, उनके तरफ ध्यान नहीं जा रहा।
सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं, प्रदेश सरकार भी बनाती हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे जितना ध्यान देना चाहिए, देखिए आज इतनी जाने चलेगी और ये स्थिति करीब बहुमत शहरों की यही स्थिति है कि सीवरेज और ये जल की जो पाइप है वो इकट्ठी चली जा रही है, या लापरवाही हो रही है, या छोटी है, पानी का प्रवाह ठीक नहीं चल रहा। तो अगर हम 2047 का विकसित भारत चाहते हैं तो एक बेसिक, देखिए ये पानी जो नर्मदा नदी का पानी लेके जा रही है उसके ऊपर आपने सीवरेज बना दिया, ये इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? अभी वो टेक्निकली ही गलत है, उसकी साइड रखे पैरेलल तो चले, तब भी बीच में कोई 5-10 फुट का रख के चला लें तो उसके ऊपर ही बना दिया। वर्षों के बाद वो पाइप नीचे वाले भी गल गई, पानी ऊपर से गंदा गंदा मिक्स हो गया। तो ये एक आत्मचिंतन की और चिंता की बात है कि जो प्रदेश की सरकारों के अंदर आता है ये सारा। इंदौर अपने आप को स्वच्छ करता तो विंडो ड्रेसिंग के ऊपर सरकार भी और लोग भी इसी काम पे लगे रहे कि हम बाहर की सफाई रखी, जो बेसिक मुद्दे थे उनकी तरफ ध्यान कम चले गया, वाहवाही में चले गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब देश भर में इसको सामने रखकर जो लोकल सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, लोकल बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, उनको ओवरऑल करना चाहिए, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। लोगों की जान से खेलने के ये तो एक ऐसी लापरवाही है जो मौत का कारण बन गई। लोगों को आप पानी नहीं पिला रहे, आप पानी जीवन होता है, पानी मौत का कारण बना, इससे बड़ी क्या बात होती है? हम जल जीवन कहते हैं, जल है तो जीवन है, तो जल है तो जीवन है, यहाँ पे जल मौत का कारण बना, तो ये एक मानवीय भूल भी, गलती है, अपराध है। इस अपराध के जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, निलंबन कोई सजा नहीं, कम से कम दूसरे जो लोग हैं उनको एक चेतावनी मिले कि ऐसी लापरवाही होगी तो ये सजा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे बांग्लादेश की, और इसकी चर्चा हम लगातार सर से हर हफ्ते करते ही आ रहे हैं। सर, फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में लगातार अशांति का दौर जो है वो जारी है, और यहाँ पर भीड़ ने एक बार फिर से एक अन्य हिंदू को जिंदा जला दिया है। तो आप इस चिंतनीय स्थिति पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था तो उस समय की जो घटनाक्रम थे, उसी समय ये संदेश चला गया था कि बांग्लादेश का हिंदू सेफ नहीं है। उसकी जो घटनाक्रम था, लोगों को, औरतों को जलील किया गया, घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, सारा कुछ ये इंडिकेशन था कि आने वाला समय बांग्लादेश है। अब स्थिति 14-15 महीने के बाद भी स्थिति, मोहम्मद यूनुस तो एक डमी है, निर्वाचित तो है नहीं, और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये एक तिकड़ी बन गई भारत के विरुद्ध, और भारत के विरुद्ध बनने के लिए बांग्लादेशी हिंदू निशाने पे आ गए। फरवरी 12 के चुनाव है, मोहम्मद यूनुस नहीं चाहेगा कि चुनाव ड्यू डेट पे हो, उसके लिए यही है कि जहाँ पे दंगे भड़के और स्थिति खराब हो तो चुनाव और 6 महीने आगे बढ़ जाए, उसकी पहली रिक्वायरमेंट तेज होगी। ये तो उसका पहलू होगा। अब हमारे भारत की तरफ से हम देखें, 1.5 साल हो गया, तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल, 14-15 महीने के दो, कोई भी हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान ने क्या बोला, श्रीलंका ने बोला, भूटान ने बोला कि हमारे फेवर में बोले, नहीं बोले। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई नहीं बोला, ज्यादा एक आध कोई बोला तो ठीक है। उस तरह की जैसे कोई मुस्लिम देश हो तो कैसे उठती है बात। घर में जो भारत में जो मुस्लिम नेता या धार्मिक उनके जो गुरु हैं वो बोलते हैं डबल मीनिंग वाले, वो सीधे नहीं बोलते, वो दोहरे अर्थ जिसके निकलते हैं भी हाँ भारत के मुस्लिम में भी हो रहा है, वहां पे भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। भारत का मुसलमान और बांग्लादेश के हिंदू की स्थिति एक जैसी कहाँ पे होगी? बिल्कुल सर, कोई जमीन आसमान का अंतर है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाए तो भारत के मुसलमान की स्थिति जो है किसी भी बड़े मुस्लिम कंट्री से बेहतर है। सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक दृष्टि और काम, जो जिन सरकार की योजना है कहीं भी मतभेद नहीं, सभी के लिए। तो ये कहना आप बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमजोरी या घुन है जिसको किसी ने चेक नहीं किया, जब अब महसूस होता है। ये दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मोदी सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस मुद्दे पे और चुप्पी साधी, क्योंकि मोदी सरकार चुप है इस समय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई उसने अभियान नहीं चलाया कि बांग्लादेश के विरुद्ध ये होगा ये होगा।
तो ये एक खतरा मोदी सरकार के लिए भी बन सकता है, ये चुप्पी। क्योंकि मोदी सरकार का जो आधार है वो सिर्फ हिंदू मत देता है। हिंदुओं को लगता है कि ये मोदी सरकार हमारी सरकार है, हिंदुत्व के आधार पर आई है। जैसे संघ की है, बीजेपी है, ये हिंदू अपने आप को उसके साथ जोड़ के देखता है। आज बांग्लादेश में जो हिंदू की स्थिति है उस पर सरकार की जो चुप्पी है वो आने वाले समय में एक प्रश्न चिन्ह बनेगा सरकार पे भी। उस समय सरकार क्यों चुप रही, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लड़ाई इस समय मान लो कल को अगर जो सीए की बात मैंने किया था कि दरवाजा खोलते पैसे निकालते कि अगर हिंदू आना चाहता है, और नहीं तो कम से कम अमेरिका या दूसरे जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, उनके साथ जो मित्र देश है इनके, जिनको अपने नजदीक समझते हैं, उस मंचों पे उठाते। वहां के जो बांग्लादेश के हिंदू है उनकी जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनको आगे करते भाई आप जाओ बात करो, सब करो। अब 1-1.5 महीने बीच में 12 फरवरी तक बात करें, अगर 12 चुनाव के बाद हो सकता है कि मोहम्मद तारे के आने के इंतजार में हो कि ये नई सरकार है, चुनाव जो चुनी हुई सरकार है उससे बात करेंगे, ये एक हो सकता है महीना डेढ़। तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार चलो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में खड़ी है। पर उसके बाद देखिए विश्व हिंदू परिषद के संघ, सनातन संस्थाएं हैं, ऋषियों के इतने मंदिर जो हरे रामा कृष्ण है, विवेकानंद के बने हुए हैं, ये सारे चुप हैं। कम से कम इन सबको जितनी जितनी इनकी ब्रांचें थी, जिस शहर में थी वो वहां पे लोकल रिप्रेजेंटेशन देते, अपने लेटर देते, वहां पे अपने भावना को प्रकट करते, विरोध प्रकट करते, ये नहीं होने। सिर्फ पंजाब हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, बाहर सब साइलेंट है, कोई एक्टिव नहीं है। एक तो ये चीज हिंदुओं की भी कमजोरी है, सरकार की भी कमजोरी है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो भारत की एक नीति चल रही है उसकी भी मैं समझो कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। तो इस चीज को लेके बड़ा मोदी सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि एक चेतावनी भी है, एक आत्मचिंतन का समय भी है कि हिंदुओं को जो देश विदेश में बैठे हिंदू है और इतनी जगह प्रधानमंत्री जाते हैं और सारा मेरे ख्याल जितने ज्यादा प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं और कोई कंट्री भी अगर इस तरह खुल के इंडिया के समर्थन में नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी है। इस कमजोरी को भी भापना चाहिए और बांग्लादेश हिंदुओं के लिए सरकार को तत्काल रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा ये मुद्दा उठा के उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। अब पर्यावरण संरक्षण और अरावली के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो फैसला लिया गया है उससे जुड़े फैसले की महत्ता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो अपना फैसला था, पर वो फैसला उसने दिया था मंत्रालय की रिपोर्ट पे। मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है वो उसको परिभाषित करते उसने कहा कि 100 मीटर की ऊंचाई वाली 500 मीटर की दूरी में अगर दो है तो वो अरावली पर्वत की श्रृंखला में मानी जाए। और इसमें साथ साथ उन्होंने खनन की जो नहीं है एरिया क्षेत्र उसमें खनन भी किया जा सकता है। इस तरह 3-5 साल उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित कर दिए श्रृंखला, अरावली श्रृंखला। अब अरावली श्रृंखला पर्वत जो है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक जाते हैं। जब ये फैसला आ गया सर्वोच्च न्यायालय का तो जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे उन्होंने आपत्ति जताई कि ये तो बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि इतनी पुराने को अरबों वर्ष की बता रहे हैं कि श्रृंखला अरावली पर्वत की है और इसी के कारण जो उत्तर पश्चिमी भारत है वो बचा हुआ है। नहीं तो थार जो मरुस्थल है वो बढ़ता चला जाना था और उसकी रोकथाम जो है इस श्रृंखला के, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु भी बहुत है, नदियां हैं, पुराने महल है, ऐतिहासिक मंदिर भी है और ये सारे एक बहुत और हवाओं को रोकने के और बीच में इन्होंने वृक्ष लगाने का भी सरकार केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपया दिया कि उसको अपडेट करने के।
जब ये विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कर दिया और दोबारा सभी सरकार ने भी खनन वाले जो देश था उसको रोक दिया, भी खनन भी नहीं हो सकती, अभी दोबारा सारा चलेगा। सोचने की बात यह है कि भारत में पहले ही वन संपदा कम है, जितनी 33% चाहिए 21% इतने है। तो जब पहाड़ कटते हैं, देखिए एक तत्काल रूप से आप विकास के नाम पे आप कर सकते हैं, हाँ विकास है जी, सड़कें बनानी है, वो जब सड़कें बनती हैं तो इसका मतलब कॉलोनी भी बनेगी, दूसरे चीजें में रास्ता बनेगा तो साथ में दूसरी, अब 100 मीटर के बीच में ये इतनी श्रृंखला को उसकी डिफाइन कौन करेगा? हर क्षेत्र से अब गुजरती है तो नीचे ऊपर नीचे चलते, जहां पे 50 मीटर के तो खुदाई खनन भी शुरू हो गई। ये जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो आपका फिर पोल्यूशन भी बढ़ेगी, वातावरण में भी अंतर आएगा, जो रेगिस्तान बढ़ने की थार रेगिस्तान जो राजस्थान से उसका बढ़े, ये तत्काल रूप से आप डेवलपमेंट के नाम पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में जाके अगली भावी पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी, जलवायु के हिसाब से भी, मरुस्थल के हिसाब से भी बहुत नुकसान होगा। तो ये कम से कम, जबकि हम पहले ही भारत में वन संपदा पे खतरा है, केवल अरावली पर्वत नहीं, सारे देखिए हम पीछे उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी ये सारे वृक्षों की कटाई और ये डेवलपमेंट के नाम पे जो हुआ उसका प्रकृति का प्रभाव हमने झेला है। अगर ये भी इसी तरह हमने विकास के नाम पे चला तो प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा, और इसको जो हमारी आज से ना जोड़े विश्व के साथ जोड़ के भी सोचा जाए कि आने वाले समय में भी अगर इस तरह हो गया तो जो एक दफा टूट गया वो बनते बनते सदियां लग जाएंगी उस चीज को। तो ये कम से कम जो अभी रोक लगी है इसको पूरे एक, क्योंकि मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उस पर जो टिप्पणियां आ रही है कि वो विशेषज्ञ नहीं थे, वो सिर्फ अधिकारी थे, अधिकारियों ने सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी रिपोर्ट दे दी और जिसको सुलोचना हुआ। अब जो है कि जो मुद्दा रुका है तो उस पर आप स्टे लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वता समझते हुए कि पर्यावरण की दृष्टि से और लोगों की आपत्तियों भावना को देखते हुए, तो ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पे विशेषज्ञों की राय के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और केवल विकास के नाम पे भी इसका पहाड़ियों पे कटाई या खनन या ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदेह देश के लिए भी है और देशवासियों के लिए भी है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। फिलहाल के लिए प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।